हेलो बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 12 में। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, और उसमें ढेर सारे न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने किए थे। जो भी बच्चे इस लेक्चर को नहीं देखे हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जा करके उसको एक बार ज़रूर देखें, ताकि तभी जा करके अगला लेक्चर समझ में आता है। दूसरी बात बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ये दो टॉपिक कवर करेंगे, इसके रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और दूसरी बात कि बच्चों, सारे बच्चे जब भी आप लेक्चर अटेंड करते हैं तो पेन एंड पेपर लेकर के बैठिए और अपना नोट्स खुद से बनाते रहिए। ये हर क्लास में मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ, ठीक है। केवल इसको फिल्म की तरह वॉच मत करिए, देखिए मत, ठीक है। तो नोट्स बनाने से आपका एक नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा, ताकि उसको बाद में आप रिवाइज भी इजीली कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। माय नेम इज़ प्रवीण पांडे एंड यू आर वाचिंग फियरलेस फिजिक्स एट पिनाकल टेक्नो स्कूल। शुरू करते हैं बच्चों। तो बच्चों, आज का पहला जो टॉपिक है हमारा, दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझो बच्चों, बड़ा ही सिंपल सा है। इक्विपोटेंशियल सरफेस अपने नाम से ही क्लियर हो रहा है। इक्वी मीन्स इक्वल, पोटेंशियल, और पोटेंशियल समझ ही रहे हैं। तो इक्वल पोटेंशियल वाला सरफेस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ किया जाए या रियल सरफेस, जिसके एवरी पॉइंट पर, जिस सरफेस के एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो, ऐसे सरफेस को हम लोग बोलेंगे इक्विपोटेंशियल। बहुत ही सिंपल है, क्लियर हो रहा है। तो इसको पहले हम लोग डेफिनेशन दे देते हैं। क्या? अ रियल और imaginary surface in an electric field, on which electric potential at each point is same, is called equipotential surface. Equipotential surface। क्लियर है बच्चों? चलिए, आई होप ये क्लियर हो चुका होगा आपको। अब देखिए, मैं एक कोई भी जनरल सरफेस बना रहा हूँ। ऐसा सरफेस सपोज मैंने मान लिया कि ये इक्विपोटेंशियल है। तो इक्विपोटेंशियल होने का मतलब क्या? इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। बड़ा ही सिंपल सा है। लाइक हमने कुछ पॉइंट्स लिए, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ठीक है। तो पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर, पॉइंट सी पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि इफ दिस सरफेस इज इक्विपोटेंशियल, अगर ये सरफेस इक्विपोटेंशियल है, देन VA इक्वल्स टू VB इक्वल्स टू VC। क्लियर है? इन तीनों पॉइंट का पोटेंशियल होगा, नॉट इवन दीज 3 पॉइंट्स ओनली, बल्कि इस सरफेस के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लोगे आप, तो हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। सीधा सा क्लियर हो रहा है? चलिए, दिस इज द इक्विपोटेंशियल। अब इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज सीखते हैं। देखिए, जब आप किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हैं, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो आपने पढ़ा होगा कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अगर मान लो ए से बी पर एक चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज को ए से उठा के ले जाया जा रहा है, कहाँ पे? बी पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ए से बी पर। तो ए से जब बी पर ले जाएंगे तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू होता है, जिस चार्ज को आप ले जा रहे हो, Q इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये होता है। और फाइनल के जगह पे क्या होता है भाई? फाइनल के जगह पर
यहाँ पर फाइनल की जगह पे कौन है, बी है, तो दिस इज बी, माइनस इनिशियल की जगह पे कौन है, पॉइंट ए है, सो दिस इज पॉइंट ए। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू, ठीक, ये आपका फॉर्मूला होता है। चलिए ये आपका फॉर्मूला होता है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं यहाँ पर, जो कि पिछले लेक्चर में हमने इसके बारे में आपको इन डिटेल समझाया हुआ है। सपोज करो कि अगर हम ए से बी पर एक चार्ज को लेके जाते हैं, ए से बी पर, तो ए से बी पर अगर चार्ज को ले जाते हो तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू कितना आएगा, Q इंटू वी ऑफ बी माइनस वी ऑफ ए, पॉइंट बी का पोटेंशियल माइनस पॉइंट ए का पोटेंशियल। अब बच्चा क्लियर है कि बी पर और ए पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, तो वी बी माइनस वी ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो दिस इज Q मल्टीप्लाइड बाई जीरो इम्प्लाइज दैट वर्क डन फ्रॉम एक्सटर्नल बाई एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू जीरो। यानी कहने का सेंस क्या है कि अगर किसी चार्ज Q को इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर किसी एक पॉइंट से दो पॉइंट तक ले जाओगे तो इस प्रोसेस में एक्सटर्नल एजेंट को कोई वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर ये भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा कोई भी वर्क नहीं होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा भी कोई वर्क नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? चले, तो फाइनल क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या बनाया हमने कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी भी चार्ज को मूव कराने में कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता है, कोई वर्क नहीं होता है, जीरो वर्क होता है। जीरो वर्क होने का मतलब क्या, दो केसेस इसमें बनते हैं। एक केस बनता है कि या तो ए से बी तक जाने में एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू जीरो हो, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू जीरो हो, या फिर एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हुआ। दोनों में यही दो केस पॉसिबल है, वन या टू। और इलेक्ट्रिक फोर्स तब जीरो होगा जब एवरी पॉइंट पर ई की वैल्यू जीरो हो, यानी जब आप ए से बी पर जा रहे हैं तो इसके एवरी पॉइंट पर या तो ई जीरो होना चाहिए, या फिर एवरी पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स परपेंडिकुलर होना चाहिए। और फोर्स परपेंडिकुलर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि वही तो फोर्स लगाता है अपने डायरेक्शन में, ठीक। यानी क्या कहने के आ रहा है, दो केसेस में कि इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के एवरी पॉइंट पर या तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट के, जैसे ए से यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लो, यहाँ से यहाँ जा रहे हो, तो इस डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर फोर्स होना चाहिए। और परपेंडिकुलर फोर्स माने परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इधर होनी चाहिए, ऐसे डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर 90 डिग्री। ये देखिए, अब या तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा या परपेंडिकुलरली इनवर्ड होगा, इसके बारे में हम लोग लेटर ऑन सीखेंगे, थोड़ी देर बाद सीखेंगे। चले, तो क्लियर हो रहा है? तो देखिए बच्चों, एक बात मैं क्लियर कर दूं, अगर मान लीजिए ये एक ऐसा सरफेस है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में जिसके एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिंपल सा हो गया, आप समझ ही रहे हैं। लेकिन अगर इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, अगर जीरो नहीं है तो किधर होगा, ये कंफर्म हो गया कि वो इस सरफेस के परपेंडिकुलरली होगा। क्लियर हो रही है बात? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इधर हो गया, तो वर्क डन जीरो हो जाने का मतलब, चलिए तो ये हो गया। आप किसी भी पॉइंट पर बनाइए, ऐसे 90 डिग्री होना चाहिए, किसी भी पॉइंट पर बनाइए ऐसे, है ना, ये होना चाहिए। यानी याद रखेंगे, वेक्टर ई इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलिए बच्चों, ये चीज समझ गए। इसके आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, ठीक। इसके आगे एक पॉइंट मैं लिख रहा हूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आप इसको नोट कर चुके होंगे आई होप। हाँ, चलिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस की एक स्पेशल प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे भाई? पहला बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी
दो डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं भाई? मान लीजिए कि इसका 1 वोल्ट है, इसका है 1 वोल्ट और इसका है 2 वोल्ट। तो जब एक सरफेस का 1 वोल्ट है और एक सरफेस का 2 वोल्ट है तो ये कैसे इंटरसेक्ट करता है? अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इस कॉमन पॉइंट पड़ेगा और कॉमन पॉइंट पर इस कर्व 1 के अकॉर्डिंग, कर्व 1 के अकॉर्डिंग पोटेंशियल होगा 1 वोल्ट और कर्व 2 के अकॉर्डिंग पोटेंशियल होगा 2 वोल्ट। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ही पॉइंट पर दो डिफरेंट पोटेंशियल पॉसिबल नहीं है। यानी कहने का मतलब ये सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नहीं करने चाहिए। क्लियर हो रहा है? चलिए, तो हमने एक बात लिख दिया कि टू डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट्स। क्लियर? कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। पहली बात हो गई। दूसरा एक बात और, आप एक क्वेश्चन कह सकते हैं कि सर मान लीजिए ये सरफेस ऐसा है, इसका भी 1 वोल्ट है और इसका भी 1 वोल्ट है। ठीक, इस वाले का भी 1 वोल्ट है और इस वाले का भी 1 वोल्ट है। ठीक, तब तो हो सकता है कि कॉमन पॉइंट का पोटेंशियल सेम आ गया, दोनों से सेम आ रहा है, तो ये तो हो सकता है कि हो जाए। अब इसमें एक बात समझने की कोशिश करनी है। कर्व 1 के अकॉर्डिंग देखिए, ये कर्व 1 है, ठीक, और ये कर्व 2 है। ठीक, तो कर्व 1 के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना चाहेंगे तो किधर आएगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल आता है, इधर आएगा E1। कर्व 1 के इस वाले, इसको 1 बोला जाए, इसको 2 बोला जाए। कर्व 1 के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नॉर्मल टू दिस सरफेस आएगा और कर्व 2 के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो इसी पॉइंट पर नॉर्मल कहीं इधर बनेगा। ये नॉर्मल हम डॉटेड लाइन से दिखा दे रहे हैं, ये बनेगा E2। यानी एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने डायरेक्शन पॉसिबल हो गए? एक ही पॉइंट के, ठीक है ना, एक ही पॉइंट पर 2 डायरेक्शन पॉसिबल हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये भी पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कोई एक ही हो सकता है, 2 डिफरेंट डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। यानी ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। यानी सेम पोटेंशियल के दो डिफरेंट कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये भी ध्यान में रखना है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यानी यहां पर मैंने सीधा सीधा लिखा है 2 डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना, 2 डिफरेंट, ये 2 डिफरेंट हो गए, ये भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? भले ही वो सेम पोटेंशियल के हो या डिफरेंट पोटेंशियल के हो। यानी सेम पोटेंशियल के 2 डिफरेंट इक्विपोटेंशियल हो या डिफरेंट पोटेंशियल के 2 इक्विपोटेंशियल हो, दोनों भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज सीखा जाए यहां पर, तो ये दोनों के लिए एक साथ इसमें लिखा गया था। ठीक है, चलिए, इन दोनों के लिए इसमें लिखा जा चुका है कि 2 डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अब एक चीज देखा जाए, सपोज आप कह सकते हो कि सर मैं ये सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस ले रहा हूं, इस तरीके से घूम करके सेम है, और जिसमें V की वैल्यू है कितनी? 1 वोल्ट सपोज। तो ये जो सरफेस बन रहा है आपका एक सिंगल इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये 2 अलग अलग सरफेस नहीं है। ठीक, क्या यहां पर ये इंटरसेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है? देखा जाए भाई, अगर ये भाई कॉमन पोटेंशियल है 2 सरफेस का 1 और 2, इनका कॉमन पोटेंशियल है तो दोनों से 1 ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं की बात नहीं है। लेकिन अगर इस वाले पार्ट से देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ रहा है इधर,
और अगर इस दूसरे वाले पार्ट से देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ रहा है इधर, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो मैंने आपको क्या कहा था पहले कि किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एवरी पॉइंट पर या तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होनी चाहिए या फिर जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करें कि ये भी 1 वोल्ट का है, ये भी 1 वोल्ट का है, इस पर परपेंडिकुलर लिए, इस पर परपेंडिकुलर ये लिए, दो डायरेक्शन E1 और E2 आ रहा है। ये पॉसिबल नहीं हो सकता है कभी भी, अगर एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं हो सकता। लेकिन ये पोटेंशियल एक सेम पोटेंशियल वाले सरफेस हैं, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये पॉसिबल लग रहा है कि सेम पोटेंशियल, ये भी 1 वोल्ट का है, ये भी 1 वोल्ट का है, तो कॉमन पॉइंट पर तो पोटेंशियल सेम ही है, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। लेकिन यहां पर कौन डिस्कार्ड कर रहा है? E1 और E2 डिस्कार्ड कर रहे हैं। भाई ये दो डिफरेंट डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो क्या करना है, एक काम करते हैं, तो हो सकता है कि ये हो कि E1 और E2 हो ही ना, उस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही ना, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं, यानी यहां पर E क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं यहां से दिस इज E इक्वल टू जीरो। यानी हम कह सकते हैं कि सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस अपने आप को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकता है, बट इन दैट केस इंटरसेक्शन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी। क्लियर सी बात है। चलिए, सो सेम इक्विपोटेंशियल surface can intersect itself but at intersection point E must be zero, यानी E का मान जीरो होना चाहिए। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो एक और पॉइंट हम यहां पर लिख देते हैं बच्चों। देखिए ये E का डायरेक्शन है, दिस इज E, एंड ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस का डायरेक्शन। ठीक, कोई सरफेस अलोंग द टेंजेंशियल होती है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है E, यानी अच्छा तो ये 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। तो अगर जब दो लाइंस जैसे ये कर्व और ये कर्व जब दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, है ना। यानी अगर इसके स्लोप को हम लोग m1 बोले और इसके स्लोप को m2 बोले, तो m1 इंटू m2 शुड बी इक्वल टू -1, इट शुड बी इक्वल टू -1। अब m1 क्या है, ये भी इसको लिखते हुए लिख देते हैं, स्लोप ऑफ E लाइन, इसको E लाइन बोल रहा हूं मैं, मल्टीप्लाइड बाई इसको V लाइन बोल रहा हूं, इक्विपोटेंशियल लाइन है ये, तो स्लोप ऑफ V लाइन एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू -1। ये दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। क्लियर हो रहा है, इस बात को याद रखेंगे और इस पर क्वेश्चंस भी बनते हैं, इजी अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे और आसानी से आप कर सकते हैं ऐसे इस कॉन्सेप्ट को यूज करके। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन आपको, लेट an equipotential surface is straight and along y equal to 2x, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है किस लाइन के अलॉन्ग है,
y इक्वल टू 2x के अलॉन्ग है, इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी, इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा हो सकता है देखा जाए। मैं कुछ ऑप्शन दे रहा हूं, ए 4i कैप ई इक्वस टू 4i कैप प्लस 3j कैप, बी नंबर ई इक्वस टू 4i कैप प्लस 8j कैप, सी इक्वस टू ई इक्वस टू 8i कैप प्लस 4j कैप एंड डी ई इक्वस टू 8i कैप माइनस 8i कैप प्लस 4j कैप। अब कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है। क्या क्वेश्चन कर रहा है एक बार मैं थम समझा दूं आपको। इक्विपोटेंशियल सरफेस इस लाइन के अलोंग है, ठीक है। देखिए बच्चे, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये लाइन है ओरिजिन से पास होने वाला, दिस इज द वाई इक्वल टू 2x, ये भी लाइन है, ठीक है ना। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इसके परपेंडिकुलरली इधर होगा या तो परपेंडिकुलरली इधर होगा, इन्हीं दोनों में से कोई एक डायरेक्शन पॉसिबल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। बात समझ में आ रहा है ये चीज? क्योंकि ई लाइन जो होती है वो भी लाइन पर परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल होता है, अभी हमने आपको बताया था, ठीक। तो कौन सा इसमें से पॉसिबल है? सिंपल सा एक काम करते हैं, इस लाइन का और इस लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? -1 आना चाहिए। तो m1 की वैल्यू निकालो, m1 y इक्वल टू 2x में स्लोप क्या है? 2 है, तो m1 की वैल्यू 2 हो गई। m2 की वैल्यू मुझे नहीं मालूम है, निकालना है, तो देखो भाई m1 इंटू m2 दैट इज इक्वल टू -1, m1 2 इंटू m2 इक्वल टू -1, तो m2 इक्वल टू -1/2, -1/2 स्लोप वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, ठीक। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का स्लोप -1/2 होना चाहिए। चेक करो इसमें, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का स्लोप कैसे निकालते हो आप? स्लोप इक्वल टू, तो स्लोप इक्वल टू होगा EY अपॉन EX। अब पहले वाले में स्लोप कितना आएगा? 3/4 आएगा। दूसरे में स्लोप कितना आएगा? 8/4 यानी 2 आ जाएगा। तीसरे वाले में स्लोप क्या आएगा? 4/8 यानी इसमें 1/2 आएगा। और चौथे में क्या आएगा? 4/-8 यानी -1/2 आएगा। तो हमको कितना स्लोप वाला चाहिए? m2 इक्वल टू -1/2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? डी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। यानी पॉसिबल इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी हो सकती है? E इक्वल्स टू -8i प्लस 4j कैप। क्लियर हो गया? चलिए बच्चों आगे मिटाते हैं इसको, और उसके बाद बच्चों अब हम लोग कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर के कारण देख लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा। जैसे अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे रेडियली आउटवर्ड होती हैं। पॉइंट चार्ज है ये, ठीक है। तो देखो, अगर मैं एक स्फीयर लेता हूं, इसको सेंटर मान करके एक स्फीयर ड्रॉ करता हूं, ऐसा एक स्फीयर अगर मैंने ड्रॉ किया, तो स्फीयर का जितने भी पॉइंट्स होंगे ये सब इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, यहाँ से सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, और सारे पॉइंट पर पोटेंशियल का फार्मूला सेम आएगा, कितना? K/R V इक्वल टू, क्योंकि R रेडियस के साथ वो वेरी करता है, R सारे पॉइंट्स का क्या है? R की वैल्यू सबके लिए सेम होगी, सेंटर 4 से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ठीक। और ये लाइंस इस सरफेस पर परपेंडिकुलर भी हैं, देखिए ईच पॉइंट पर हर जगह ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऐसे। क्लियर हो रहा है? तो किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा वो कैसा होगा? स्फेरिकल होगा, ठीक है, ये याद रखना, स्फेरिकल। दूसरा अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करोगे तो ये दूसरा आएगा, यानी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर आएगा, जिन दोनों का सेंटर क्या होगा? सेम होगा, यानी जितना भी ड्रॉ करोगे सारे कॉन्सेंट्रिक होंगे। क्लियर हो रहे हैं? चलिए अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, अगर मैं इसको V1 लिखूं और इस सरफेस का वोल्टेज V2 लिखूं, वोल्टेज यानी पोटेंशियल, तो अगर V1 और V2 लिख रहे हैं तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर की तरफ जा रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है V1 से V2 की तरफ। और V1 और V2 में बड़ा कौन सा है? आप जानते हैं जैसे जैसे चार्ज से दूर जाएंगे पोटेंशियल क्या करेगा?
डिक्रीज करेगा। तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा यानी V2 कम होगा, V1 बड़ा होगा, V1 बड़ा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर जा रही है, बड़े वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस से छोटे वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस की ओर। क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है? मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है किधर की तरफ से, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। जैसे मान लो यहाँ पर एक है V = 10 वोल्ट है ना का सरफेस है, और ये जो सरफेस है V = 2 वोल्ट का है। अगर कोई पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा होगा, तो देखिए दोनों सरफेस के ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलरली इधर की ओर होगा, या तो परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ होगा। कौन सा होगा, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर वाला, हाई से लो, ये 2 है ना, तो हाई से लो की तरफ, यानी ये वाला पॉसिबल नहीं है, ठीक, इधर वाला पॉसिबल है। ये भी बात याद में रखना है बच्चों, काम करेगा ये। चलिए एक तो ये हो गया स्फेरिकल। दूसरा चीज देखा जाए, दूसरा देखते हैं। अगर आपके पास कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग ऐसा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज है, ठीक, तो इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, स्फेरिकल बनता है ऐसा, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड एवरी पॉइंट पर रेडियली आउटवर्ड होती है ऐसे, ठीक, ये 90 डिग्री होता है। अगर दूसरा सरफेस खींचना चाहते हैं तो वो कॉन्सेंट्रिक सेल हो जाएगा, दूसरा कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर, ये दूसरा हो जाएगा। सो इट इज द सिलेंड्रिकल। तो ये बात भी याद रखना है, क्या है, दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेस बिकॉज ऑफ द लाइन चार्ज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और भी करते हैं इससे रिलेटेड, ठीक। कह रहा है कि दीज आर द 2 पॉइंट चार्जेस, दिस इज चार्ज Q1 एंड दिस इज चार्ज Q2। इनके बीच का डिस्टेंस नहीं दिया गया है मुझे, ठीक। क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक सरफेस है ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। कैसा सरफेस है, इक्विपोटेंशियल, जिसके एवरी पॉइंट का वोल्टेज है V = 1 वोल्ट। 1 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये, ठीक, जो कि किसके कारण है, किस इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रॉ किया गया है, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द अरेंजमेंट Q1 एंड Q2। इस दोनों चार्ज का ग्रुप का कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसमें ये ड्रॉ किया गया है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक। कह रहा है कि वोल्ट V को, इसको V ही रहने दो, पोटेंशियल को V = V0 लिख दो, V के टर्म में हम आंसर देंगे, ठीक है ना। तो V0 मालूम है, Q1 मालूम है, Q2 मालूम है। आपको बताना है कि दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस क्या है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। नाउ लेट अस फाइंड, चलते सॉल्व करते हैं इसको। इस V = V0 को यहाँ लिख दो, V = V0। ये वाले डिस्टेंस बच्चों आप मान लो R1 और यहाँ से ये डिस्टेंस मान लो R2। क्लियर है, सॉल्व करते हैं। एक चीज़ बड़ा क्लियर सा है कि हम लोग को मालूम है कि यहाँ का वोल्टेज V0 है, तो इससे एक इक्वेशन निकाल सकते हैं हम लोग। और एक और भी चीज़ मालूम है कि इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अभी बताया मैंने। अगर कोई सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 रखते हुए आप एक निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक, इक्वेशन बना लेंगे। चलिए बनाते हैं। तो इसके कारण यहाँ का वोल्टेज और इसके कारण यहाँ का वोल्टेज निकालो पहले, V1 + V2 एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू V0। तो V1 की वैल्यू कितनी बनेगी, KQ1/R1 + KQ2/R2 दैट इज इक्वल टू V0। क्लियर है।
एक इक्वेशन बन गया आपको यहां से। दूसरा इक्वेशन बनाया जाए, चलिए दूसरा इक्वेशन बना रहे हैं। इसके कारण यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में होगा और इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में होगा, तो आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ तभी जाकर के वो जीरो होगा। तो K बाई R1 स्क्वायर इक्वल टू KQ2 बाई R2 स्क्वायर। ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे तभी जाकर के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर जीरो होगा। ठीक, अब यहां से आप क्या करिए, यहां लिखेंगे के कैंसिल हो गया, R2 बाई R1 की वैल्यू यहां से आ जाएगी रूट ओवर Q2 बाई Q1, रूट ओवर Q2 बाई Q1। अब एक काम करते हैं, R2 की वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। पुट R2 इक्वल टू, यहां से अगर R2 की वैल्यू निकाली जाए R1 के टर्म में तो कितना आएगा, रूट ओवर Q2 बाई Q1 इंटू R1 इन इक्वेशन 1। वो इक्वेशन 1 में ले चल के इसको पुट कर दिया जाए। ठीक, R2 की वैल्यू जिससे R1 की वैल्यू निकल आएगी, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, Q1 बाई R1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई R2, और R2 की वैल्यू होगी रूट ओवर Q2 बाई Q1 इंटू R1 एंड दैट इज इक्वल टू V0। क्लियर है? क्या करेंगे अब हम यहां पर, कॉमन हो जाएगा, K कॉमन होगा, R1 कॉमन होगा। चलिए देखते हैं, K बाई R1 कॉमन हो गया, यहां से मिलेगा आपको रूट Q1 जाएगा ऊपर, रूट Q2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो Q1 इंटू रूट Q2 प्लस Q2 इंटू रूट Q1 डिवाइडेड बाई, या फिर सिंपल करो यार इसको, और दिस इज Q1 प्लस ये बन जाएगा रूट ओवर Q1 Q2, रूट ओवर Q1 Q2 ये बन गया एंड दैट इज इक्वल टू V0। चलिए क्लियर हुआ? तो यहां से R1 की वैल्यू निकालते हैं। R1 इक्वल टू आएगा K इंटू Q1 प्लस रूट ओवर Q1 Q2 डिवाइडेड बाई V0। क्लियर है? हमें R1 की वैल्यू मिल गई नोन टर्म्स के फॉर्म में। ठीक, जो भी हमको नोन था। ठीक, सिमिलरली R2 विल बी इक्वल टू, देखो एकदम इसी तरीके का फॉर्मूला यहां भी आएगा, K रहेगा, यहां Q1 की जगह पे आ जाएगा Q2 प्लस यहां पर हो जाएगा रूट ओवर Q1 इंटू Q2 सिमिलरिटी से डिवाइडेड बाई V0। ठीक, हमें आ गया क्या क्या, Q1 आ गया, Q2 आ गया, और इन दोनों का भी लेकर के ऐड कर देंगे, जिससे हमको डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस मिल जाएगा। तो चलिए दोनों चार्जेस का बीच का डिस्टेंस कितना हो गया देखा जाए। सो द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 एंड R इक्वल टू क्या होगा, इसमें K बाई V0 कॉमन हो जाएगा, K बाई V0 विल बी कॉमन हियर एंड Q1 प्लस Q2 प्लस 2 रूट ओवर Q1 इंटू Q2। ठीक है, तो चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं R इक्वल्स टू K बाई V0 रूट ओवर रूट Q1 प्लस रूट Q2 होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर, ये बन गया। क्लियर हो रहा है? चलिए, इससे हम लोग को मिल गया किसका वैल्यू, R का वैल्यू। तो ये इस तरीके का भी एक प्रॉब्लम मैंने आपको दिखा दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक को लेकर। रिलेशन बिटवीन, मैं इसको पूरा मिटा देता हूं, जरूरत पड़ेगा मुझे।
relation between E and V, E and V, E और V के बीच का रिलेशन, ठीक। We know that, क्या चीज भाई, आप पढ़े हुए हैं VB सॉरी VA माइनस VB VA माइनस VB इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम A to B बाई फील्ड फोर्स डिवाइडेड बाई Q नॉट। ये टर्म मैंने आपको पिछले लेक्चर में 10th लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या लिखा था, VA माइनस VB इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम A to B बाय द फील्ड फोर्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फोर्स डिवाइडेड बाई Q नॉट, ठीक। या इस इक्वेशन में V टर्म है, हमको E टर्म इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो चलिए, दिस इज द VA माइनस VB इक्वल्स टू, हम इसको लिख सकते हैं 1/Q नॉट इंटू, दिस इज वर्क डन फ्रॉम A to B बाय द फील्ड फोर्स। वर्क डन का फॉर्मूला, फील्ड फोर्स जो होता है वेरिएबल होता है, x का फंक्शन होता है KQ बाई एक्स स्क्वायर, KQ1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ F ऑफ फील्ड डॉट dr, और जा रहे हैं कहां से कहां तक, A to B, फ्रॉम A to B, क्लियर है। सो हियर आई कैन राइट, अगर मैं इसको B to A कर दूं, B to A, सो दिस बिकम्स, या फिर रहने दो, कोई जरूरत नहीं है, ठीक। दिस इज VB माइनस VA, VB माइनस VA इक्वल, ये VA माइनस VB है, VB माइनस VA कर दिया मैंने, माइनस को उधर भेज दूंगा तो माइनस हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ F ऑफ फील्ड डिवाइडेड बाई Q नॉट डॉट dr फ्रॉम A to B, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है किस तरीके से प्रोसीड कर रहा हूं मैं। दिस इज VB माइनस VA इक्वल टू माइनस ऑफ, ये क्या होता है, फील्ड फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स बाई Q नॉट, ठीक है, टेस्ट चार्ज, ये वैल्यू होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr फ्रॉम A to B। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी इसकी। एक और काम कर सकते हैं यहाँ से, इसको चाहे तो आप VB इक्वल्स टू लिख सकते हैं, VB इक्वल्स टू, VA को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, VA माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr फ्रॉम A to B, ये एक VB का फॉर्मूला हो गया, इसे भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखिए बच्चों, इस VB माइनस VA को मैं क्या लिख रहा हूं, VB माइनस VA को, आगे इंटीग्रेशन ऑफ DB फ्रॉम VA टू VB, क्लियर। क्योंकि देखिए इंटीग्रेशन ऑफ DB की वैल्यू आएगी V, और अपर लिमिट VB पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट VA पुट करेंगे, लेफ्ट वाला ये टर्म आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr फ्रॉम A to B। थोड़ा ये याद रखना, इसको आसान होता है, थोड़ा एकदम सिमिलर है, देख रहे हैं, ये भी VA VB है, ये भी A to B है, E डॉट dr है, यहाँ भी माइनस, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा हुआ है, इसको याद रखना आसान होता है, तो आपको काफ़ी काम करेगा, हेल्प देगा ये फॉर्मूला ना। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं, और मैं इसको बॉक्स में कर देता हूँ, ये चीज़ हो गई, ठीक। That implies from here you can write dV equals to minus of E dot dr, dV equals to minus of E dot dr, क्लियर है। ये फॉर्मूला भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक। If, अब मैं कह रहा हूँ कि if E is parallel to dr,
या डी आर इज पैरेलल टू ई। मतलब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा हूँ, उसमें एक पर्टिकुलर केस, देन ई डॉट डी आर इक्वल टू ई डी आर बन जाएगा। ई डॉट डी आर इक्वल टू ई डी आर, क्योंकि ई डी आर कॉस जीरो और कॉस जीरो की वैल्यू होगी 1। हेंस उस केस में क्या बनेगा, डीवी इक्वल टू माइनस ऑफ ई डी आर इम्प्लाइज दैट ई इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर। ई इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर। डीवी बाई डी आर क्या है भाई, डीवी बाई डी आर क्या है, स्लोप ऑफ वी आर ग्राफ, स्लोप ऑफ वी आर ग्राफ। ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वी आर ग्राफ। जैसे मैं एक बात बोल रहा हूं, मान लो कि ये v है और ये x एक्सिस है, v और x के बीच में ग्राफ खींचा गया है, ठीक है ना, और ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है। ठीक, तो अगर आपसे कोई पूछे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, ठीक, तो देखो dv बाई डी आर क्या होता है, स्लोप होता है, तो इस पॉइंट पर स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव है, इस पॉइंट पर स्लोप पॉजिटिव है। आज जब स्लोप पॉजिटिव है तो e इक्वल टू माइनस ऑफ द स्लोप है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव होगा, तो यहाँ पर E विल बी लेस देन 0। यहाँ पर स्लोप की वैल्यू 0 है, देखिए वी आर ग्राफ का, Vx ग्राफ का स्लोप 0 है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी ग्रेटर देन 0। क्यों भाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए मैं थोड़ा सा फिलअप कर लूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 0 इससे ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर स्लोप निगेटिव है, और स्लोप निगेटिव पुट करोगे यहाँ पर तो माइनस से प्रोडक्ट होकर के वो पॉजिटिव बन जाएगा। बात क्लियर हो रही है सबको? चलिए, चलो अब एक बात मैं यहां से मैं लिख दूं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस लिखनी हो तो माइनस ऑफ डी वी बाई डी एक्स लिखा जाएगा, माइनस ऑफ डी वी बाई डी एक्स। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस लिखना हो तो माइनस डी वी अपॉन डी वाई लिखना होगा, और ई जेड लिखना हो तो माइनस ऑफ डी वी डिवाइडेड बाई डी जेड लिखना होगा। क्लियर हो रहा है? चलिए मैं यहाँ से कुछ और भी चीज़ें यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो बच्चों देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इक्वल्स टू लिखना हो मुझे, E इक्वल्स टू, तो वेक्टर E इक्वल टू फॉर्मूला होता है E एक्स आई कैप प्लस E वाई जे कैप प्लस E जेड के कैप, है ना। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। सो E विल बी इक्वल्स टू, E इज इक्वल्स टू ई एक्स के जगह पर क्या आएगा, माइनस डी वी बाई डी एक्स, माइनस डी वी बाई ई वाई के जगह पर, और ई जेड के ये वैल्यू पुट कर देंगे। लेकिन जब एक ही साथ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा होता है तो जो डिफरेंशिएशन होता है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन लिखते हैं, क्योंकि जब x के अलॉन्ग हम मूव कर रहे होते हैं तो y और z के अलॉन्ग कोई डिस्कशन नहीं करते हैं, उसके अलॉन्ग कांस्टेंट मानते हैं, क्योंकि जब आप x एक्सिस पर मूव करते हैं तो y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होता है। तो पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, आएगा आपका फॉर्मूला, माइनस सब में से कॉमन हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल v अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल v अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस del v upon del z k cap. This is the net electric field at a point in electric field. अब ये रिलेशन बिटवीन E एंड V हो गया, E एंड V, ये भी रिलेशन बिटवीन E एंड V हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये सब भी हुए आपके, सब हेल्प करेंगे, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीक़ों से यूज करेंगे इनको, ठीक है।
इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, E इक्वल्स टू माइनस ऑफ ग्रेड V, माइनस ऑफ ग्रेड V। ठीक, ये हो गया। ठीक, तो ये कई सारे रिलेशन मैंने बता दिए E और V के टर्म में। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग कुछ कंक्लूजन्स निकालेंगे इन सारे रिलेशन के हेल्प से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से मिटाते हैं कुछ कुछ चीज़ों को ताकि हम लोग यूज कर पाएँ इन डेटा को। चलिए बच्चों लिखिए, देखिए सम इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन्स, कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स। सबसे नंबर 1, ठीक है, if dr is along the E, कहने का मतलब हम लोग dr मीन्स व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस कर रहे हैं हम लोग, मूव कर रहे हैं किसके अलॉन्ग, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। जैसे सपोज करिए कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पर। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं। जब ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं तो डी आर पैरेलल टू ई, हैंस ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर की वैल्यू क्या आएगी, ई डी आर, ई डी आर, क्योंकि ई डॉट डी आर इक्वल टू होगा ई डी आर कॉस 0 डिग्री है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, और ई डी आर एक पॉजिटिव नंबर है, इट्स ए पॉजिटिव नंबर। क्लियर हो रहा है? चलिए फिर देखते हैं इसी में क्या समझ रहे हैं। अभी डी आर पैरेलल टू, यानी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल चल रहे हैं तो वी बी की वैल्यू कितनी आएगी, वी बी इक्वल टू, हम कहां से कहां गए हैं, ए से बी पर गए हैं, तो वी बी विल कम इक्वल टू वी ए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर आएगा, ई डॉट डी आर के जगह पे क्या आएगा, ई डी आर फ्रॉम ए टू बी। अब इसमें थोड़ा समझने की जरूरत है। जब आप ए से बी पर जा रहे हैं, ए पर पोटेंशियल कितना है, वी ए है, बी पर कितना हो गया, वी बी। ए पर पोटेंशियल था वी ए, बी पर हो गया वी ए माइनस समथिंग पॉजिटिव नंबर, वी ए माइनस समथिंग, और वी ए में से कुछ माइनस करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो वी ए से थोड़ी छोटी आएगी, यानी पॉइंट बी का पोटेंशियल ए के पोटेंशियल से थोड़ा छोटा होगा। हेंस वी बी लेस देन वी ए, ये कंक्लूजन आया। कहने का मतलब क्या, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डायरेक्शन में चलने से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, यानी पोटेंशियल डिक्रीजेज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कंक्लूजन निकलता है क्या, पोटेंशियल डिक्रीजेज अलोंग द फील्ड। एक बात ऐसे लिख सकते हो, दूसरी बात क्या लिख सकते हो बच्चों, पोटेंशियल डिक्रीजेज अलोंग द फील्ड, फील्ड के अलोंग पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, पहला बात। दूसरा बात हम क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड हाई से लो की तरफ चलती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चलता है। क्लियर है? चलिए नाउ सेकेंड नंबर कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं,
अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल गए थे, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के हम लोग परपेंडिकुलर मूव करेंगे, देखते हैं क्या कंक्लूजन आता है इससे। इफ dr is perpendicular to E, then E dot dr is equal to 0। E dot dr 0 आएगा इस केस में। Hence VB इक्वल टू क्या लिखेंगे, VB इक्वल टू फॉर्मूला में क्या है, VA माइनस जो दूसरा वाला टर्म है वो क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। यानी हमको VB की वैल्यू बराबर मिलेगी किसके, VA के। VB इक्वल्स टू VA, ठीक है, क्लियर हो रहा है। यानी अगर हम A से B पर जा रहे हैं, ठीक, और B इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर इधर कहीं यहां पर जा रहे हैं, तो इन दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, कोई भी चेंज नहीं होगा। चलिए, तो सपोज करो कि अगर मैं यहां पे एक पॉइंट लेता हूं C, ठीक, पॉइंट C, और ये 90 डिग्री है यहां पे, क्लियर हो रहा है। तो C का पोटेंशियल वही होगा जो कि A का पोटेंशियल होगा, ठीक। या फिर एक और नाम ले लेते हैं, ऐसा लेते हैं, देखिए B के परपेंडिकुलर जाओ आप यहां पे, ये 90 डिग्री, ये पॉइंट C ले लिया हमने, तो आपको क्या मिला, VA इक्वल टू मिला VB, VA इक्वल टू VB, सॉरी VA ग्रेटर देन VB एंड VB एग्जैक्टली इक्वल टू VC, VB इक्वल टू VC। इस फिगर से मैं लिख रहा हूं, क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है सबको। अब चलिए तीसरा कंक्लूजन पढ़ते हैं। तीसरा कंक्लूजन ये है, अच्छा मैं एक बात और भी आपको समझा दूं यहां से। आपने क्या देखा कि पॉइंट A पर से B पर गए तो पोटेंशियल डिक्रीज किया, लेकिन परपेंडिकुलर गए तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आया। तो अगर ये एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं, मैं यहां पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं, A से पास होता हुआ और ये B C से पास होता हुआ, तो इसके एवरी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो ये एक इक्वी पोटेंशियल लाइन है, इसके अपने एवरी पॉइंट का भी पोटेंशियल सेम होगा। जैसे अगर मैं इसको V1 बोलूं तो इसका टर्म मुझे V2 बोलना पड़ेगा, और बड़ा कौन होगा, V1 बड़ा होगा, V1 ग्रेटर देन V2, क्लियर हो रहा है, ठीक है। अच्छा वही नहीं, बल्कि अगर मैं एक पूरा प्लेन बनाऊं, ऐसा प्लेन, इसी लाइन को इसमें घुमा दूं ऐसे, तो एक प्लेन बनेगा, और वो पूरा का पूरा प्लेन ही एक इक्विपोटेंशियल प्लेन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो कैसा होता है, प्लेन होते हैं और आपस में पैरेलल होते हैं, ठीक है, प्लेन एंड पैरेलल टू ईच अदर, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर प्लेन, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ V1 और V2 और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। अगर V1 V2 और E में रिलेशन यहाँ बनाना है यूनिफॉर्म के लिए, तो डेल्टा आप पढ़े हैं dV इक्वल्स टू माइनस ऑफ E डॉट dr, या फिर चलो हम लोग इसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जब मूव करते हैं, उस केस में हमने लिया था E इक्वल्स टू माइनस ऑफ dV बाई dr, E इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr। अब इसको माइनस dV बाई dr ना लिख करके चाहो तो आप लिख सकते हो माइनस ऑफ डेल्टा V बाई डेल्टा r। क्यों भाई, क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म है, यहाँ डिफरेंशिएशन की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, तो यूनिफॉर्म के केस में डेल्टा V बाई डेल्टा r लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक। तो E विल बी इक्वल टू, एंड दैट इज इक्वल टू डेल्टा V माइनस ऑफ, डेल्टा V का मतलब क्या होगा, V2 माइनस V1 एंड डिवाइडेड बाई उनके बीच का डिस्टेंस डेल्टा R। डेल्टा R का वैल्यू क्या है, मान लो D है, तो दिस इज D, हेंस E इक्वल्स टू आ गया, E इक्वल्स टू माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, बन जाएगा V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई
E इक्वल्स टू V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई D। क्लियर हो गया ये? चलिए ये कंक्लूजन हो गया। नाउ बच्चों आगे बढ़ते हैं, कंक्लूजन नंबर 3। एक मिनट, ये क्यों नहीं चल रहा है भाई? कंक्लूजन नंबर 3, सॉरी 4 है ना। पोटेंशियल एट ए पॉइंट, एट अ पॉइंट P। देखो बच्चों, आपने पढ़ा है VB इक्वल्स टू VA माइनस E डॉट DR फ्रॉम A टू B। क्लियर? अब थोड़ा सा इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो। अगर B पर आपका पोटेंशियल निकालना है तो A का पोटेंशियल मालूम होना चाहिए। एग्जैक्टली कभी भी पोटेंशियल एट ए पॉइंट डिफाइन होता ही नहीं है, हमेशा दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस डिफाइन किया जाता है, डिफरेंस। ठीक, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि मुझे B का पोटेंशियल चाहिए, तो B का पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए पहले A का पोटेंशियल आपको डिफाइन करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक कॉन्सिडरेशन लिया गया है, मान लिया गया है कि हम A कहां पर लेते हैं, इनफाइनाइट पर लेते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं होती है, तो वहां पर हम लोग पोटेंशियल को जीरो मान सकते हैं। ठीक, तो क्या किया गया है कि आपको A को मैंने मान लिया कहां पर, इनफाइनाइट पर, और पॉइंट B को मान लिया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर का कोई पॉइंट P। ठीक है, तो देखिए अब मैं फॉर्मूले को किस तरीके से चेंज कर रहा हूं। तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P बिकम्स इक्वल्स टू पोटेंशियल एट इनफाइनाइट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr फ्रॉम A टू B, और एक हमारा आपने इनफाइनाइट पर, फ्रॉम इनफाइनाइट टू B फील्ड के अंदर सोर्स चार्ज से कहीं r डिस्टेंस पे, सोर्स चार्ज से कहीं r डिस्टेंस पे। सो Vp विल बिकम इक्वल टू Vp इक्वल्स टू, अब देखो बच्चों यही बस एज्यूम किया गया है, ये एज्यूम किया गया है कि इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है, मान लिया गया। ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक, भी इन्फिनिटी पर 0 हो ही, हमने मान लिया है कि वहां पर 0 होता है। ठीक, अगर आप इसे 0 नहीं मानते हैं, कोई दूसरा वैल्यू भी मानते हैं, तो आपके क्वेश्चन पर, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्यों नहीं पड़ेगा कि हम लोग को मैक्सिमम टाइम जब भी जरूरत होती है तो डिफरेंस की जरूरत होती है, ना कि इंडिविजुअल वैल्यू की जरूरत होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एट पॉइंट P इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। या तो ये लिखिए आप, या फिर Vp इक्वल्स टू इन्फिनिटी माइनस हटा करके ये इन्फिनिटी टू r को r टू इनफाइनाइट कर दीजिए, r टू इनफाइनाइट E डॉट dr। दिस इज द पोटेंशियल एट ए पॉइंट। ये सारे कई सारे कंक्लूजन हमने यहां से निकाल लिए हैं। ये सारी चीज़ों को आपको बच्चों याद रखना पड़ेगा, तभी जाकर के ढेर सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं इन सब पे रिलेटेड एक दो प्रॉब्लम देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। देखिए बच्चों, सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लो कह रहा है कि इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल फंक्शन is V equal to xy plus yz। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल फंक्शन ये है, यानी एक्स वाई जेड का कोऑर्डिनेट है ये।
ठीक है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। करें फाइंड E at E means electric field at point P 1, 2, 3। इस 1, 2, 3 पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन, E का फॉर्मूला बच्चों अभी हमने आपको बताया, E इक्वल्स टू माइनस ऑफ सिग्मा वी डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। अब इस डेल का मतलब समझिए, डेल अपॉन डेल एक्स, और V का मतलब क्या है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड। जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएट करते समय याद रखेंगे, चूंकि ये डेल वी बाई डेल एक्स का मतलब इसी को पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं, इसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। एक्स के रिस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी आप एक्स एक्सिस पर मूव कर रहे हैं, और जब एक्स एक्सिस पर मूव कर रहे हैं उस वक्त वाई और जेड चेंज नहीं होता, वाई और जेड कांस्टेंट रहता है। तो वाई और जेड को कांस्टेंट मान के काम करेंगे, यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल इसमें कौन है, एक्स। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले वाले में y कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा y इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा 1 प्लस y भी कांस्टेंट z भी कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0। तो क्या आना चाहिए, सिर्फ y आएगा। तो जब आप डेल बाई डेल एक्स निकालेंगे, डेल बाई डेल एक्स निकालेंगे v का, ए वाले टर्म का, तो सिर्फ कितना आएगा, y आएगा। तो E विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ, इसकी वैल्यू आ गई y, तो y आई कैप प्लस डेल v बाई डेल y के रिस्पेक्ट में सॉल्व करिए। अब y के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करोगे इसको, तो यहाँ आएगा x और यहाँ आएगा z, x प्लस जेड क्या, j कैप, एंड प्लस जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे z के टर्म में, तो पहले वाले का 0 आएगा और दूसरे का सिर्फ y आएगा। तो दिस इज y j कैप। एंड नाउ E इक्वल्स टू माइनस ऑफ y के जगह पे क्या रखोगे बच्चे, 2, तो 2i कैप प्लस 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4j कैप, एंड प्लस y की जगह पे 2, तो 2j कैप, ये बन गया। सो E की वैल्यू आ गई, E इक्वल्स टू कितना है बच्चों, E इक्वल टू माइनस ऑफ, ठीक है, सिंपल, बस यही आंसर हो गया आपका, E इक्वल टू दिस मच। अब बच्चों अगर E का मैग्नीट्यूड बताना हो, केवल मैग्नीट्यूड, तो रूट ओवर कितना, -2 का स्क्वायर दैट इज 4 प्लस -4 का स्क्वायर दैट इज 16 प्लस -2 का स्क्वायर दैट इज 4, सो दैट इज रूट ओवर 24, ठीक है ना, रूट ओवर 24, ये आ जाएगा न्यूटन पर कूलम, ठीक है। उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हो गया। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चन और भी देखते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा अपना, ये क्यों नहीं चल रहा है, मैं इंक फिलअप कर लूँ इसको। चलो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया था, V गिवन था, V गिवन था और E पूछ रहा था, ये क्वेश्चन था। अब इसका ठीक उल्टा हम लोग सीखेंगे, E गिवन होगा और V पूछा जाएगा, ठीक। देखिए कह रहा है E इक्वल्स टू xi प्लस yj, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A 1, 2 and B
3,4 ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में, सॉरी सॉल्यूशन मतलब अभी तुरंत पढ़े टॉपिक में, VB माइनस VA इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr फ्रॉम A टू B। इस फॉर्मूले को मैंने कहा था कि ध्यान से याद करिएगा। सो दिस VB माइनस VA इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ E का वैल्यू पुट करो, ये वाला टर्म xi प्लस वाई जे कैप डॉट dr का मतलब होगा dxi प्लस dyj। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ x और y दिया, तो यहाँ भी अगर ये तीन कंपोनेंट होता है x, y और z होता, तो यहाँ dxi प्लस dyj प्लस dz k कैप लेते हैं, है ना। अब दिस इज फ्रॉम A टू B, फ्रॉम A टू B, सो दिस इज VB माइनस VA इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, प्रोडक्ट करोगे तो x dx आएगा प्लस y dy आएगा फ्रॉम A टू B। सो द VB माइनस VA इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन करो x dx की वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम A टू B। A का मतलब है 1 2 और B का मतलब है 3 4, 1 2 से 3 4 पर जा रहे हैं आप। ठीक, सो यू विल गेट, क्या मिलेगा, VB माइनस VA इक्वल टू माइनस ऑफ, या फिर बच्चों इस माइनस को इधर भेज दो, तो ये बन जाएगा VA माइनस VB, VA माइनस VB, एंड दैट इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म में क्या पुट होगा, x के जगह पे 3 पुट करेंगे और y के जगह पे 4 पुट करेंगे, अपर लिमिट, फिर माइनस करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट जब पुट करते हो तो 3 को पुट करोगे तो कितना आएगा, 3 स्क्वायर 9/2, 9/9 प्लस वाई स्क्वायर 4 स्क्वायर 16, 16 डिवाइडेड बाई 2 एंड माइनस, जब ये लोअर लिमिट पुट करोगे तो 1 स्क्वायर का 1/2 प्लस 4/2, तो यानी 1 प्लस 4, 1 प्लस 4/2। सो दिस VA माइनस VB इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 5, दैट इज 20 डिवाइडेड बाई 2। सो द VA माइनस VB इक्वल्स टू 10 वोल्ट। क्लियर हो गया। और हमसे यही पूछा गया था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक, आप एक बात और भी याद रखिएगा, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी पूछा जा रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए पूछा जा रहा है, किस से किस पॉइंट को डिफरेंस निकालना है, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों ने 2 प्रॉब्लम सीखे अभी तक, एक जब भी दिया हो और ई निकालना हो, एक जब ई दिया हो और भी निकालना हो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो। एक क्वेश्चन और लिखा जाए, देखिए यहां पर दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक, ये दे रखा है आपको, इक्विपोटेंशियल लाइन्स है ये। ठीक, इनको भी लाइन हम लोग बोलते हैं, भी लाइन बताया मैंने आपको। ये है सपोज 10 वोल्ट, या फिर सपोज करो दिस इज 10 वोल्ट, दिस इज 20 वोल्ट एंड दिस इज 30 वोल्ट। क्लियर, and this is making 45 डिग्री। क्लियर है, भी लाइन दिए हुए हैं, कह रहा फाइंड द, अच्छा ये भी दिया हुआ है, तो ओरिजिन है, इसको लिख दिया गया है 1 मीटर
इसको लिख दिया है 2 मीटर, ऐसे 3 मीटर ऐसे कट कर रहा है, ठीक। फाइंड द E at फाइंड E, बस इतना लिख दो, फाइंड E, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है हमको, है ना। तो इलेक्ट्रिक, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर यूनिफॉर्म होगी, किसी पॉइंट पर पूछने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्लेन्स बने हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, वो प्लेन है, प्लेन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ही होगी। अब अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के, कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी, ये बात क्लियर है, या तो नंबर 1 डायरेक्शन में या तो नंबर 2 डायरेक्शन में। तो नंबर 1 डायरेक्शन और नंबर 2 डायरेक्शन कौन सा होगा ये बताना है। तो हमेशा किधर से किधर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो हाई ये है, लो इधर है, ये 20, तो इधर की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द E, ये बनेगा, ठीक, ये नहीं बनेगा। तो चलिए एक चीज कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किधर। अच्छा, ये वाला एंगल जो बनेगा, दिस एंगल इक्वल टू 45 डिग्री, क्लियर है, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे से। चलिए एक डायरेक्शन अभी क्लियर हुआ है। अब एक काम करते हैं, आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि जब दो पैरेलल इक्विपोटेंशियल्स हो, यहाँ V1 हो, यहाँ V2 हो, और बीच की डिस्टेंस D हो, तो E विल बी इक्वल्स टू V1 माइनस V2 बाई D, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा। तो चलिए करते हैं। तो E इक्वल्स टू V1, ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सरफेस 1 सरफेस 2, तो 1 से 2 पर पड़ रहे हैं इधर की तरफ फील्ड के डायरेक्शन में। ये तब लगाते हैं जब फील्ड के डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक। तो फील्ड के डायरेक्शन में ये V1 है, ये V2 है, तो V1 है 30 वोल्ट और V2 है 20 वोल्ट, तो 30 माइनस 20 बाई D, उनके बीच का डिस्टेंस ये है, ये वाला टर्म है 1, तो ये कितना होगा 1 cos 45, दिस इज 1 cos 45, 1 cos 45। बच्चों cos 45 को लो आएगी 1/√2 चला जाएगा ऊपर, तो दिस इज 10√2, 10√2। कभी कभी ये क्वेश्चन में ध्यान देना है, ये जो 1 मीटर में लिखा है, 2 मीटर लिखा है, ये सेंटीमीटर में लिखा होता है, तो डिस्टेंस वाले फैक्टर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, याद में रखेंगे। 10√2 आ गया इधर की तरफ, दिस न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर डायरेक्शन के टर्म में लिखना चाहते हैं, आई कैप और जे के टर्म में, तो ई के कंपोनेंट ब्रेक कर दो। ई के कंपोनेंट जब ब्रेक करोगे तो ई विल बी इक्वल्स टू कितना, 10√2 का कंपोनेंट, 10√2 का एक्स कंपोनेंट, 10√2 cos 45 आई कैप, और जो जे कैप वाला टर्म आएगा डाउनवर्ड में आएगा, तो वो माइनस में आएगा, माइनस जे कैप में, तो माइनस 10√2 sin 45 जे कैप। सो द E विल बी इक्वल्स टू, E का वैल्यू हो जाएगा cos 45 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, आई और डायरेक्शन के साथ, आई और जे कैप के टर्म में। चलिए इस तरीके के कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलो बच्चों, एक क्वेश्चन और उठाते हैं कोई। हाँ, एक क्वेश्चन ये दे रखा है कि V इक्वल टू, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल फंक्शन दिया हुआ है, V इक्वल टू K इंटू एक्स वाई, K इंटू एक्स वाई, ठीक है। तो कह रहा है कि ड्रॉ फील्ड पैटर्न ड्रॉ करना है हम लोग को, क्लियर है। चलिए करते हैं। सबसे पहले बच्चों भी लाइंस ड्रॉ करो, यहां से हेल्प से भी लाइंस ड्रॉ करो, ठीक। इस पर V ले लीजिए, छोड़िए, ये एक प्लेन ले लिया, इस प्लेन में XY प्लेन, दिस इज X एंड दिस इज Y,
XY प्लेन में V लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। V लाइन का मतलब एक ऐसी लाइन जिसके एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो। तो सुनिए, V इक्वल टू दिया गया है KXY, हम V इक्वल टू 1 वोल्ट वाला पोटेंशियल लाइन लिया जाए तो KXY बराबर आएगा 1, इम्प्लॉइज Y बराबर 1/KX, 1/KX, है ना। या फिर K छोड़ दो, आपको आसानी समझ में आएगा ये चीज़, 1/K। चलो आपको समझ में आ रहा हो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Y इक्वल टू आ गया 1/X। तो YX, अभी इसमें आपने क्या बनाया, ये क्या था, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस था, इक्विपोटेंशियल सरफेस का ये ग्राफ है, यानी ये भी लाइन है जो क्या बनाएगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा। ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा बनेगा कुछ। अगर V इक्वल टू 2 वोल्ट का लेना चाहोगे तो 2 वोल्ट वाला कुछ ऐसा बनेगा, फिर ऐसा बनेगा, फिर इस तरीके से। यही हर एक क्वाड्रेंट में आप बनाएंगे तो ऐसे बनता जाएगा। ये अलग अलग वोल्टेज के लिए है, ठीक। ये कहलाएंगी V लाइन्स, दीज आर द V लाइन्स। अब बच्चों आपको E लाइन बनाना है। E लाइन बनाने के लिए क्या करिएगा, जो E लाइन्स होती हैं वो V लाइन्स के परपेंडिकुलर होती है हमेशा, यानी ऑर्थोगोनल होती हैं। E लाइन्स आर ऑर्थोगोनल ऑफ V लाइन्स। मैथमेटिक्स में आपने ग्राफ में पढ़ा होगा कैसे बनाते हैं, ठीक, ऑर्थोगोनल्स। तो चलिए एक ऑर्थोगोनल हम लोग ड्रॉ करते हैं। जैसे अगर मैं केवल एक बना के दिखाऊं, इस स्ट्रक्चर का ऑर्थोगोनल बनाना हो तो हम इसका ठीक बीच वाला ये लाइन लेंगे, ये वाला, ठीक, और ऐसे वाला लेंगे। देखिए ये जो लाइन है ना, इस पर एवरी पॉइंट पर नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल होगा ऐसे, ठीक। तो अगर मैं कोई भी ई लाइन बनाऊंगा तो ये जो है और ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, यहां पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ड्रॉ कर दोगे। देखिए ये एवरी पॉइंट पर नॉर्मल होना चाहिए, एवरी पॉइंट पर नॉर्मल, ये नॉर्मल होना चाहिए। इस बात को समझते जाना है, ठीक, इस तरीके से। तो जो मैं ये ब्लू वाली लाइंस बना रहा हूं, ये ब्लू लाइंस, वो कौन सा ग्राफ है, वो ई लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे। ई लाइंस को, ब्लू वाले जो लाइंस हैं ये ई लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी। ई लाइंस, ई लाइंस मतलब हो गया फील्ड का पैटर्न, ठीक, फील्ड पैटर्न। और जब भी आप ऐसे करेंगे, ये दो इधर जा रही हैं तो दोनों रिपेल कर रही हैं, तो इसको डायरेक्शन इस तरीके से दिखा देना, ठीक है। वैसे ही ये दोनों इधर रिपेल कर रही हैं, इसका डायरेक्शन आप इधर दिखा दोगे, इस तरीके से। क्लियर हो गया। तो वी लाइंस और ए लाइंस, ये वाला क्वेश्चन वही बच्चे समझ रहे होंगे जो कि ग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़े हैं, वो इजीली इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे, ठीक। जो नहीं समझ पा रहा है कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई सबके लिए होता भी नहीं है ये, है ना। ये एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स हैं जिनको कई सारा दिया जाता है, ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो चलिए आगे एक दो क्वेश्चन और भी देख लेते हैं। चलो बच्चों इसको मिटा देते हैं। हालांकि मैंने इसमें ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। आप कोई भी बुक उठाइए, बुक उठा करके क्वेश्चंस लगाना शुरू करिए, आपसे ऑलमोस्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इसमें के, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको। देखिए जैसे ये है इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज करो, और इलेक्ट्रिक फील्ड में कहा गया आपसे कि यहाँ से चलना शुरू किया, पॉइंट ए से कहीं इधर आया, यहाँ गया, फिर इधर गया, फिर कहीं इधर आया, जो भी है, ठीक, इधर 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 ऐसे चलते चलते फाइनली ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, है ना। और ये वाली जो डिस्टेंस आपको दिख रही है ये है सपोज x,
और ये वाली जो डिस्टेंस दिख रही है ये है y। ये इनिशियल पॉइंट था और ये आपका फाइनल पॉइंट है। किसको लेके जा रहे हैं? Q चार्ज को। तो Q चार्ज को ऐसे घूमते फिरते यहाँ पे लेके गए हैं, तो कितना वर्क डन होगा? दिस इज द क्वेश्चन। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू Q इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल, यही होता है। तो Q इंटू V फाइनल, फाइनल पॉइंट, ये पॉइंट का पोटेंशियल माइनस ये पॉइंट का पोटेंशियल, और ये पॉइंट का पोटेंशियल वही होगा जो कि ये पॉइंट का पोटेंशियल होगा। ये आप सब अभी जान गए हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हैं दोनों लाइन। तो ये पॉइंट का पोटेंशियल माइनस ये पॉइंट का पोटेंशियल। ठीक हो रहा है बात? तो इसको आप अगर V डैश बोलते हैं या इसको V2 बोलते हैं, V2, इसको अगर V1 बोलते हैं तो V1, यानी V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। अब एक काम करते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। उसका अगर इक्वेशन लगाते हैं E बराबर कितना आएगा? V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? X। तो E इंटू एक्स बराबर हो जाएगा किसके? V1 माइनस V2 के। V1 माइनस V2 बराबर है EX के, तो V2 माइनस V1 किसके बराबर होगा? माइनस EX के। तो W विल बी इक्वल टू, यहाँ पर आएगा माइनस EX, तो माइनस QEX। इट इज़ द वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। क्लियर हो गया? ये वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट है। अगर यही फील्ड होता, वर्क डन बाई फील्ड होता तो प्लस QEX हो जाएगा। ठीक है, फील्ड फोर्स तो उधर ही लगी रहा है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। चलिए, क्लियर हो रहा है सारा कुछ? ऑलमोस्ट मैंने कई सारे टाइप के प्रॉब्लम बता दिए। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करिए। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में डिटेल में हम लोग एक ही लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर दैट आप इस लेक्चर को पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक, तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। पर तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। ऑल द बेस्ट।